him coming through not just in those matches where it's pretty much one-sided for India, but in those bigger games where the pressure is just so much, he shines in those big matches when the pressure is at the maximum. We've seen some very special players across decades, you know, in world cricket who take that stage and they embrace it. And I think, you know, in more recent times we've seen Ben Stokes do that, you know, especially in those crunch games for England. And Kohli, something about him just comes through so beautifully in those high pressure games, and that's eventually what makes him truly king. But Hafiz, is India का जो top order है, especially that top three, we know Rohit Kohli, we know Rishabh Pant now, you know, establishing himself back at number 3, we know उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं. कितना, because हम जब भी इंडिया की थ्रेट को मेजर करते हैं, we always sort of look at those top 3 batters, but हमने अभी तक जितना देखा है वर्ल्ड कप में, हर बैटर अपना रोल प्ले कर रहा है. Even if Kohli and Rohit are dismissed early, Rishabh Pant is coming in and taking that charge. And of course, we are yet to see that proper Surya Kumar Yadav innings, but we all know what he can do. And of course, उसके बाद शिवम दुबे हैं, उसके बाद हार्दिक पांड्या आते हैं. इनकी बैटिंग में आप किसको अनसेटल करेंगे तो आपका चांस बनेगा एज अ बॉलर? रोहा, एक तो इनकी टॉप ऑर्डर मैं ज़ाती तौर पर देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट या थोड़ा बहुत इस गेम के साथ जो सीखा हुआ उसको, उसके मुताबिक इनके राइट कॉम्पोजिशन में विराट शुड बैट एट नंबर 3. ओके, ही इवॉल्व हिज गेम, देयर इज़ नो डाउट, ही नोज़ हाउ टू एक्सेलरेट, कोई शक ही नहीं है. लेकिन दुबे का 5 पे खेलना और जायसवाल का ना खेलना मुझे समझ में नहीं आता. मेरी सोच ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है कि जायसवाल अगर ओपनर आते हैं रोहित के साथ और विराट अगर नंबर 3 पे आते हैं तो ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप को ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलेगा. क्योंकि टॉप ऑफ द इनिंग्स पे जब रोहित और विराट खेल रहे हैं और अगर उनमें से एक भी आउट होता है तो दूसरी टीम को रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये 2 बड़े जॉइंट्स ऑफ द गेम है इंडिया के लिए. अगर जायसवाल को हमने जितना मैंने देखा है, ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, वेरी एक्सप्लोसिव विद हिज रेंज ऑफ शॉट, तो अगर वो ओपन करता है तो राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 टिक होता है. दूसरी अपोजिशन की बॉलिंग को एडजस्ट करने में मुश्किल होगी. विराट नंबर 3 पे जो टाइम लेने वाली बात की है, ही नीड्स कपल ऑफ बॉल्स विच इज़ फाइन, लेकिन वो हर चीज़ को एक्सेलेरेट कर देता है. तो मुझे ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि वो भी उनके इश्तिहारी सुपरस्टार हैं, कि वो भी आईपीएल से उठ के आए हैं, बहुत आला प्लेयर होंगे. लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि विराट कोहली को कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसको नंबर 3 से ओपनर लेके जाना, मुझे लगता है कि अगर जायसवाल खेलें ओपनर और विराट नंबर 3 पे खेलें, 4 पे खेलें सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा एट नंबर 7, टू मी दिस इज़ द बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर इंडिया. लेकिन ये मेरी अपनी सुजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मानी जाए. वहाँ पे मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग बैठे हुए हैं जो ये सोच रहे होंगे कि उनका राइट कम्बिनेशन क्या है. लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर दुबे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन जायसवाल के टैलेंट को देखते हुए मुझे लगता है कि जायसवाल शुड बैट एट एज एन ओपनर, विराट शुड बैट एट नंबर 3. बिल्कुल. एंड कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दुबे हैजंट हैड द बेस्ट ऑफ फॉर्म, और उनको जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के लिए टीम के अंदर इंक्लूड किया गया, ऑफ कोर्स वो चाह रहे हैं कि वो उनको पुश करें, बट अ लॉट मोर टू सी फ्रॉम शिवम दुबे. अ लॉट ऑफ बuzz has been around him. It's time to see what the buzz is all about, but the professor thinks Virat Kohli should be coming in at number 3. Yeah, Shivam has been very impressive in the first half of the IPL. A bit of the T20 World Cup curse when the squad gets announced and all of a sudden there's back-to-back ducks and a bit of pressure, but surely that's all mental. We know exactly what he can do, and hopefully today's the day that he can flourish, open up and show India back that selection of him above others in that T20 World Cup squad and get the job done for India today. एरिया है जिसके ऊपर सबको देखने की ज़रूरत है. ओवरऑल इस टूर्नामेंट में वो टीमें जो कंप्लेसेंट थी, वो टीमें जिनके प्लेयर इंटरनेशनल के ऊपर लीग्स को फोकियत दे रहे थे या उनकी प्रायोरिटी वो थी. इंग्लैंड को आप देख लें, उनके प्लेयर रिसेंट पास में अपनी इंटरनेशनल टीम छोड़ के तो चले गए लीगें खेलने, आज वो फंसे हुए हैं बड़े इवेंट के अंदर. उनके कप्तान की तरफ से मैंने पहले भी कह चुका कि शॉकिंग स्टेटमेंट बाहर आई कि जी आईपीएल के टाइम के ऊपर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए. ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यार इंग्लैंड का कप्तान ये स्टेटमेंट दे रहा है. पाकिस्तान के टीम के प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर इन अ डीप ट्रबल. बारिश की वजह से भी बाहर हो सकते हैं और यूएस के हारने की हम दुआएं में दोबारा से मसरूफ़ है जो हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं. श्रीलंका वर्ल्ड चैम्पियन, पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियन, इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन, एंड दे आर इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू क्वालिफाई. श्रीलंका तो बाहर हो ही गया है और पाकिस्तान और इंग्लैंड स्टिल फाइंडिंग द वे कि किस तरीके से वो पहुँच सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट ने फ़िलहाल उन तमाम टीमों को
मौका दिया और उन लोगों ने बीट किया तमाम बड़े नामों को, तमाम जाइंट्स ऑफ द गेम को अपनी बेहतर प्रिपरेशन और अपनी बेहतर टीम एफर्ट की वजह से। और ये 3 टीमें और बहुत सी और टीमें जो हैं वो इसलिए फंसी हुई हैं कि उनके राइट प्लानिंग नहीं थी, राइट वे में प्रोसीडिंग नहीं थी। श्रीलंका की टीम के अगर आप प्लेयरों की बात करें, उनके भी यही इश्यूज़ रहे हैं, कभी बोर्ड के साथ, कभी नेशनल लीग खेलने के लिए या इंटरनेशनल लीग खेलने के लिए। इंग्लैंड की टीम ने भी किया, पाकिस्तान की टीम में भी ऐसे बहुत से मसाइल नजर आए। तो ये एसोसिएट इवन वेस्ट इंडीज यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स कि उनके प्लेयर छोड़ के जाते थे, इसलिए उनका डिप वापस जो है वो डिप चला गया। बिखरी हुई टीम थी और जी। उसको वापस। तो आप ये देखें कि जो टीमें भी यहाँ पे फंसी हुई हैं, उनकी वजूहात इंटरनेशनल लीग की प्रेफरेंस और नेशनल ड्यूटी को छोड़ के इधर जब आप जाते हैं तो फिर आप दोबारा रीगैदर करने में आपको मुश्किल होती है। अगर आप एसोसिएट मेंबर्स की बात करें तो वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं, इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यूएस की टीम की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, ये वो टीमें हैं जो आयरलैंड ये इकट्ठी रहती हैं और इसलिए इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट यूनुस भाई ने भी उठाया और मैं भी समझता हूँ कि यही एक वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है इन एसोसिएट में, सो कॉल्ड एसोसिएट मेंबर्स कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट वो बड़े जाइंट से भी ज़्यादा अच्छी खेल रहे हैं। Well, it's very important for teams to have that quality game time together. There is, but to be honest, Australia actually hasn't had any of that if you look at their form coming in as well. But I think it's that notion of knowing how to win and that experience of playing together, at least the last time they did contest a World Cup, that seems to have done them a service in this point. Because if we looked at the number of games that Australia had played together since the last World Cup, they're at the very bottom of that list. But there is something about Australia in World Cups of any sort that shows forward. But one man I wanted to talk about, obviously, when it comes to India, there's no bigger name than Virat Kohli. And yes, it can be said that the form he's been in Yunus Khan so far this year from an international perspective hasn't been at its glorious best. Have a little graphic here which confirms that, only averaging 8.5 at a strike rate of 136. But knowing that he's just come off an IPL at leading run scorer, averaging over 60, striking at 154, what are you expecting from the big man today against a lesser opponent as USA, it has to be said? As we know that Virat Kohli is a match winner. He loves the big stage all the time, especially he wants to perform against Pakistan or Australia. So I think he's only one game away. He's due. Yeah, he's due. I think maybe today's game, but we all know he's a match winner. He wants to perform everywhere, and that strike rate we're talking about him it is a massive in this 2024. So I think he will be knows that he need more time to settle down. That is the key for him. Yeah. Especially when it is back in your mind, I'll just go there and smash the ball because I'm playing as an opener. So I think he needs little bit more time at the crease, and he will be perform big for his country, and we all knows that it is a due time. Oh, King Kohli, he is King, the epitome. that's why he's a king. Yeah. That he is a real king actually. The epitome of class is permanent. He's propelled that strike rate, exacerbated it massively in the last couple of years. Back to his best form we've seen from a few years ago in T20 internationals and of course franchise cricket being the IPL. He was absolutely unstoppable this season, and Rahul, it just feels like the king is due. The king is surely due, but what we were talking about just a few games back, him coming through not just in those matches where it's pretty much one-sided for India, but in those bigger games where the pressure is just so much, he shines in those big matches when the pressure is at the maximum. We've seen some very special players across decades, in world cricket who take that stage and they embrace it. And I think, in more recent times, we've seen Ben Stokes do that, especially in those crunch games for England. And Kohli, something about him just comes through so beautifully in those high pressure games, and that's eventually what makes him truly king.